तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग 2 नाम की इस मूवी के बारे में। इसका जो फुल्ली टाइटल रखा गया है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर रखा गया है, जो कि हमें 29 मार्च 2024 को एक तरह से देखने को मिलने वाली है। इसी मूवी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में अब और जानकारी मैं आपको दे गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर एक आगामी अमेरिकी मॉन्स्टर फिल्म है जिसका निर्देशन एडम विंगड ने किया है। लेजेंडरी पिक्चर्स द्वारा निर्मित और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित ये गॉडजिला बनाम कांग 2021 की अगली कड़ी है और मॉन्स्टरवर्स में 5वीं फिल्म है। ये गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 38वीं फिल्म, किंग कांग फ्रेंचाइजी की 13वीं फिल्म और पूरी तरह से एक अमेरिकी फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित 5वीं गॉडजिला फिल्म है। ए फिल्म में रेबेका हॉल, ब्रायन टायरी हेनरी, डैन स्टीवंस, कायल होटल, एलेक्स फंस और फाला चेन हैं। हॉल, हेनरी और होटल ने पिछली फिल्म की अपनी भूमिकाएं दोहराईं। फिल्म में गॉडजिला और कोंग को एक अनदेखे खतरे के खिलाफ मिलकर काम करना होगा जो खोखली पृथ्वी और सतह के लिए खतरा है। कोविड-19 महामारी के दौरान गॉडजिला बनाम कांग की बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग सफलता के कारण लीजेंडरी ने मार्च 2022 में एक सीक्वल की घोषणा की और फिल्मांकन वर्ष के अंत में शुरू होगा। मई 2022 में ये घोषणा की गई कि विंगड निर्देशन में लौटेंगे और स्टीवंस को मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया है। फिल्मांकन जुलाई 2022 में गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में शुरू हुआ और नवंबर 2022 में समाप्त हुआ। गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर 29 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। परिसर: यह नवीनतम प्रविष्टि एक नए सिनेमाई रोमांच के साथ गॉडजिला बनाम कांग के विस्फोटक प्रदर्शन का अनुसरण करती है, जो शक्तिशाली कोंग और डरावने गॉडजिला को हमारी दुनिया के भीतर छिपे एक विशाल अनदेखे खतरे के खिलाफ खड़ा करती है, जो उनके और हमारे अस्तित्व को चुनौती देती है। महाकाव्य नई फिल्म इन टाइटन्स के इतिहास, उनकी उत्पत्ति और स्कल द्वीप और उससे आगे के रहस्यों को गहराई से उजागर करेगी, साथ ही उस पौराणिक लड़ाई को भी उजागर करेगी जिसने इन असाधारण प्राणियों को बनाने में मदद की और उन्हें हमेशा के लिए मानव जाति से बांध दिया। लेजेंडरी और वार्नर ब्रदर्स 4 कास्ट करें। रेबेका हॉल डॉक्टर एलिन एंड्रूज के रूप में, बनी हेस के रूप में ब्रायन टायरी हेनरी, ट्रैपर के रूप में डैन स्टीवंस 5, जिया के रूप में कायली होटल, एलेक्स फंस, फला चैन, राहेल हाउस। उत्पादन, विकास। मार्च 2019 में निर्माता एलेक्स गाजिया ने कहा कि लेजेंडरी पिक्चर्स को उम्मीद है कि अगर वे सफल होती हैं तो वे और अधिक मॉन्स्टरवर्स फिल्मों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा, यह एक समय में एक ईंट है, प्रत्येक टुकड़े को जितना हो सके उतना अच्छा होना चाहिए, इसलिए अभी यह सब केंद्रित है इस पर गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 और गॉडजिला बनाम कांग 2021। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर फिल्में वास्तव में अच्छी बनती हैं तो यही उम्मीद है। 6 फरवरी 2021 में विंगड ने मॉन्स्टरवर्स के भविष्य पर टिप्पणी की, मुझे पता है कि हम भविष्य की फिल्मों के साथ संभावित रूप से कहाँ जा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि मॉन्स्टरवर्स को कुछ हद तक गॉडजिला बनाम कोंग की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था। साथ उन्होंने कहा कि मॉन्स्टरवर्स एक चौराहे पर है, ये वास्तव में उस बिंदु पर है जहां दर्शकों को आगे बढ़ना होगा और इनमें से अधिक चीज़ों के लिए वोट करना होगा। यदि यह फिल्म सफल होती है तो जाहिर तौर पर वे आगे बढ़ना जारी रखेंगे। 8 गॉडजिला बनाम कांग 24 मार्च 2021 को रिलीज हुई और कोविड-19 महामारी के दौरान बॉक्स ऑफिस और स्ट्रीमिंग हिट बन गई। 9 फिल्म ने $330 मिलियन के ब्रेक इवन पॉइंट के मुकाबले दुनिया भर में $470 मिलियन की कमाई की।
9, 10 और 2021 की सबसे अधिक पायरेटेड फिल्म बन गई। 4 अप्रैल 2021 को लीजेंडरी के सीईओ जोश ग्रोड ने क्षमता पर टिप्पणी की। सीक्वेल, हमारे पास और अधिक फिल्मों के लिए कई विचार हैं। 12 उसी दिन #कंटिन्यू द मॉन्स्टरवर्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसे लेजेंडरी ने स्वीकार किया और कोंग स्कल आइलैंड 2017 के निदेशक जॉर्डन वोट रॉबर्ट्स से समर्थन प्राप्त किया। 13, 14, 27 अप्रैल 2021 को हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि लेजेंडरी संभावित रूप से निर्देशन में लौटने के लिए विंगड के साथ बातचीत करते हुए श्रृंखला को एक या अधिक किश्तों में विस्तारित करने के लिए चुपचाप कदम उठा रहे थे। विभिन्न विचारों पर विचार किया गया, जिसमें सन ऑफ कोंग एक संभावित शीर्षक था। 15 अगस्त 2021 में मॉन्स्टरवर्स लेखक मैक्स बोरनस्टीन ने कहा कि गॉडजिला बनाम कांग की सफलता के कारण कुछ नई, दिलचस्प किश्तें आएंगी। 16, 20 मार्च 2022 को ये घोषणा की गई थी कि गॉडजिला बनाम कांग की अगली कड़ी की शूटिंग वर्ष के अंत में गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड और दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड के अन्य स्थानों में शुरू होने वाली थी। 17 मई 2022 में ये घोषणा की गई कि विंगार्ड निर्देशन में लौटेंगे और डैन स्टीवंस को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। विंगड और स्टीवंस ने पहले द गेस्ट 2014 में एक साथ काम किया था। 18 मई 2022 में प्रोडक्शन वीकली ने बताया कि फिल्म का कार्यकारी शीर्षक ओरिजिन्स था। 19-30 जून 2022 को ये पता चला कि मैरी पे रैंट, एलेक्स गाजिया, एरिक मैकलियोड, ब्रायन रोजर्स, थॉमस टुल और जॉन जशनी निर्माण के लिए लौटेंगे। 2021 जुलाई 2022 को टोहो ने पुष्टि की कि फिल्म में गॉडजिला होगा। 22 प्री प्रोडक्शन अगस्त 2022 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और लेजेंडरी ने एक नए सारांश की घोषणा की और कहा कि रेबेका हॉल, ब्रायन टायरी हेनरी और काइली होटल गॉडजिला बनाम कांग से अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे, जबकि फला चैन, एलेक्स फंस और राचेल हाउस भी कलाकारों में शामिल होंगे। ये भी पता चला कि विंगड एक बार फिर प्रोडक्शन डिजाइनर टॉम हैमॉक, संपादक जोश शेफर, संगीतकार टॉम होल्केनबर्ग के साथ सहयोग करेंगे और टेरी रॉसियो, जेरेमी स्लेटर और विंगड के लगातार सहयोगी साइमन बैरट के साथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए लौट आए थे। 4/21 अंततः रॉसियो, बैरट और स्लेटर को स्क्रीनप्ले बाय क्रेडिट प्राप्त हुआ, जबकि रॉसियो, विंगार्ड और बैरट को स्टोरी बाय क्रेडिट प्राप्त हुआ। माइकल डफर्टी और जैक शील्ड्स दोनों ने गॉडजिला, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स और गॉडजिला बनाम कांग का सह लेखन किया। उन्होंने जेम्स एशक्रॉफ्ट, एली कैंट और निकोल पर्लमैन के साथ ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट साझा किया। 23-24 फिल्मांकन प्रधान फोटोग्राफी 29 जुलाई 2022 को गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में शुरू हुई। 25 उत्पादन की शुरुआत में बेन सैरसिन की फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में वापसी की पुष्टि हुई थी। 26 नवंबर 2022 में ये बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन समाप्त हो गया था और क्रू गियर ने उस समय फिल्म के संभावित शीर्षक गॉडजिला और कोंग का खुलासा किया था। 27 संगीत अगस्त 2022 में गॉडजिला बनाम कांग के लिए ऐसा करने के बाद टॉम होल्केनबर्ग को फिल्म का स्कोर तैयार करने के लिए लौटने की घोषणा की गई थी। 28 दिसंबर 2023 में ये घोषणा की गई थी कि एंटोनियो डी इयोरियो होल्केनबर्ग के साथ मिलकर स्कोर तैयार करेंगे। 29 रिलीज मार्केटिंग अभियान अप्रैल 2023 में शुरू हुआ जब लीजेंडरी ने फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का अनावरण करते हुए एक टीजर ट्रेलर जारी किया। 30 बाद में सितंबर में एक संभावित टीम अप को चिढ़ाने वाला एक बैनर न्यूयॉर्क में उत्तरी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में प्रदर्शित किया गया था। 31 नवंबर में लेजेंडरी ने खुलासा किया कि विंगड और कलाकार अगले महीने CCXP के एक पैनल में भाग लेंगे। 32 दिसंबर में वार्नर ब्रदर्स ने CCXP पर फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर ट्रेलर जारी किया और इसके तुरंत बाद ऑनलाइन रिलीज किया गया। 33 नाट्यशास्त्रीय
ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली है। 34 ये पहले 15 मार्च और 12 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली थी। 20-35 तोहो 26 अप्रैल को जापान में फिल्म रिलीज करेगा। 2024 एडम विंगर्ड WNRD विंगार्ड 1-2 जन्म 3 दिसंबर 1982 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने कई अमेरिकी फिल्मों में फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, संपादक, छायाकार, अभिनेता और संगीतकार के रूप में काम किया है। 3-4 मम्बलकोर आंदोलन के सदस्य के रूप में शुरुआती करियर के बाद वह हॉरर और एक्शन शैलियों में अपने काम के लिए उल्लेखनीय हो गए, विशेष रूप से फिल्में यू आर नेक्स्ट 2011 और द गेस्ट 2014 और बड़े बजट की फ्रेंचाइजी फिल्में ब्लेयर विच 2016, डेथ नोट 2017 और गॉडजिला बनाम कांग 2021 और इसका सीक्वल गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 2024। जीवन और करियर। विंगर्ड का जन्म ओक रिज, टेनेसी में हुआ था और उन्होंने 2002 में फुल सेल यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी पहली फीचर हॉरर कॉमेडी होमसिक, जिसमें बिल मोस्ले और टिफनी शेपिस ने अभिनय किया था। उनकी दूसरी फीचर साइकोट्रोपिक भूत कहानी हॉरर फिल्म पॉप की ओर एक कदम था। खोपड़ी। $2000 के कुल बजट पर बनी पॉप स्कल का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर रोम फिल्म फेस्टिवल में और इसका घरेलू प्रीमियर 2007 में AFI फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ए हॉरिबल वे टू डाई 2010 और व्हाट फन वी वेयर हैविंग 2011 इसके बाद आए। रोमांटिक हॉरर फिल्म ए हॉरिबल वे टू डाई का प्रीमियर 2010 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वैंगार्ड सेक्शन में हुआ था और इसे उत्तरी अमेरिकी नाटकीय और होम मीडिया रिलीज के लिए फेस्टिवल में स्टार्स एंकर बे द्वारा अधिग्रहित किया गया था। हम क्या मजा कर रहे थे डेट रेप के बारे में 4 कहानियां एक 4 भाग का संकलन है जिसका प्रीमियर कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2011 फैंटास्टिया फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां विंगार्ड को अपने साइडबार सेक्शन के साथ फेस्टिवल द्वारा सम्मानित किया गया था। मेडिकेटेड मॉन्स्टर्स। ए स्पॉटलाइट फिल्म निर्माता एडम विंगर्ड पर। 2011 में विंगर्ड ने अभिनेता और फिल्म निर्माता जो स्वानबर्ग के साथ ऑटोएरोटिक का सह निर्देशन किया। उन्हें ड्राफ्ट हाउस फिल्म्स और मैग्नेट के लिए 26 अध्याय की हॉरर कॉमेडी एंथोलॉजी द ABC ऑफ डेथ के एक अध्याय का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। एक एकल निर्देशन प्रयास यू आर नेक्स्ट एक घरेलू आक्रमण स्लेशर का प्रीमियर 2011 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट मैडनेस अनुभाग के हिस्से के रूप में किया गया था। 5 फिल्म को लायंसगेट द्वारा अधिग्रहित किया गया था और अगस्त 2013 में इसे अनुकूल समीक्षा के साथ व्यापक रिलीज मिली। 2013 में विंगार्ड ने किंग कांग के 2005 के रीमेक के निर्देशक पीटर जैक्सन को प्रोजेक्ट की पेशकश की थी और वो फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि रखते थे, जिसका नाम स्कल आइलैंड था, जिसमें विंगार्ड निर्देशक थे और साइमन बैरेट इसे लिख रहे थे। जैक्सन यू आर नेक्स्ट में विंगार्ड के काम से प्रभावित हुए थे और उन्होंने संभावित सीक्वल की जांच की थी। हालांकि यूनिवर्सल पिक्चर्स ने वार्नर ब्रदर्स को फिल्म अधिकार हासिल करने के कारण अधिकार छोड़ दिए, जिससे एक अप्रकाशित फिल्म की अगली कड़ी जटिल हो गई। 6 विंगार्ड ने एक आधुनिक सीक्वल की पेशकश की, लेकिन अंततः प्रस्ताव पर कोई नतीजा नहीं निकला। 7 2014 में विंगार्ड ने डैन स्टीवंस अभिनीत द गेस्ट का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और फैंटास्टिक फेस्ट में हुआ, जिसे सितंबर के मध्य में व्यापक नाटकीय रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 8 विंगार्ड ने साइमन बैरेट की पटकथा पर आधारित फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म ब्लेयर विच का निर्देशन किया। ये फिल्म 1999 की द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट की अगली कड़ी है और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 9 2015 में विंगार्ड ने असुगुमी ओबा और ताकेशी ओबाटा की लोकप्रिय हॉरर क्राइम थ्रिलर मंगा श्रृंखला डेथ नोट के एक लाइव एक्शन अमेरिकी फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए।
10 नियो नोअर डार्क फैंटेसी हॉरर थ्रिलर को नेटफ्लिक्स पर 25 अगस्त 2017 को मिश्रित स्वागत के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें स्रोत सामग्री, जल्दबाजी वाले कथानक, उथले निष्पादन, लेखन और गति में बदलावों की संख्या को लेकर आलोचना की गई थी। जबकि प्रशंसा का उद्देश्य दृश्य शैली, निर्देशन, कलाकारों का प्रदर्शन, साउंडट्रैक और हास्य की गहरी, कर्कश भावना के साथ साथ डेथ नोट मिथोस पर अद्वितीय और विशिष्ट प्रयास करना था। मिश्रित प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म को नेटफ्लिक्स के लिए इतनी बड़ी सफलता माना गया कि 2018 में ग्रेग रूसो ने इसकी पटकथा लिखी और इसका सीक्वल बनाया। 11 विंगार्ड निर्देशक के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस पर कोई शब्द नहीं बनाया गया है। मई 2017 में विंगड को गॉडजिला बनाम कांग के लिए निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जो मार्च 2021 में रिलीज हुई थी। 12 फरवरी 2021 में ये घोषणा की गई थी कि विंगड साइमन बैरेट के साथ फेस की अगली कड़ी का निर्देशन और सह लेखन करेंगे। बंद 13 मार्च 2021 में विंगड को थंडरकैट्स के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था। उन्होंने बैरेट के साथ इसका सह लेखन भी किया था। 14 मई 2021 में ये घोषणा की गई थी कि विंगड रॉबर्ट किर्कमैन की कॉमिक हार्डकोर के रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। विंगार्ड विल सिमंस के साथ किर्कमैन की एक कहानी की पटकथा भी लिखेंगे। 15 अप्रैल 2021 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि लेजेंडरी मॉन्स्टरवर्स को एक या अधिक किस्तों में विस्तारित करने के लिए चुपचाप कदम उठा रहा था, जबकि विंगड के साथ संभावित रूप से निर्देशन में लौटने के लिए बातचीत कर रहा था। विभिन्न विचारों पर विचार किया जा रहा था, जिसमें सन ऑफ कोंग एक संभावित शीर्षक था। 16 मई 2022 में ये बताया गया कि विंगड गॉडजिला बनाम कांग की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए वापस आएंगे, जिसका शीर्षक गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर होगा। 17 पुरस्कार और नामांकन। विंगड की फिल्म पॉप स्कल 181920 ने इंडियानापोलिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 21 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार और बोस्टन अंडरग्राउंड फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता। 22 विंगड की ए हॉरिबल वे टू डाई ने ऑस्टिन, टेक्सास में 2010 के फैंटास्टिक फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ पटकथा, साइमन बैरेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एजे बोवेन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमी सैमेट्स का पुरस्कार जीता। 23 विंगड की यू आर नेक्स्ट ने ऑस्टिन, टेक्सास में 2011 के फैंटास्टिक फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ कचर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, साइमन बैरेट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शार्नी विंसन का पुरस्कार जीता। 24 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक, निदेशक, लेखक, डीओपी, संपादक, टिप्पणियाँ। 2007 घर पर बीमार, हाँ नहीं नहीं नहीं। पॉप खोपड़ी, हाँ 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 हाँ। निर्माता भी। 2010 मरने का एक भयानक तरीका, हाँ नहीं नहीं हाँ। कैमरा ऑपरेटर और संगीत पर्यवेक्षक भी। ब्लैकमेल करने वाले लड़के, नहीं नहीं हाँ नहीं। 2011 केटलिन स्वयं खेलती है, नहीं नहीं हाँ नहीं, जो स्वानबर्ग के साथ सह छायाकार। स्वकामुक, हाँ 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 हाँ, जो स्वानबर्ग के साथ सह निर्देशन और क्रिस हिलेके के साथ सह छायाकार और कैमरा ऑपरेटर भी। हम क्या मजा कर रहे थे। डेट रेप के बारे में 4 कहानियाँ, हाँ 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 हाँ। आप अगले हो, हाँ नहीं नहीं हाँ। संगीतकार भी। कला इतिहास, नहीं नहीं हाँ नहीं, जो स्वानबर्ग के साथ सह छायाकार। जोन, नहीं नहीं हाँ नहीं। 2012 विवाह सामग्री, नहीं नहीं हाँ नहीं। 2014 अतिथि, हाँ नहीं नहीं हाँ। अंतिम उत्तरजीवी, नहीं 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 हाँ। सारा ब्रॉशर के साथ सह संपादन किया गया। 2016 ब्लेयर विच, हाँ नहीं नहीं नहीं। संगीतकार भी। 2017 डेथ नोट, हाँ नहीं नहीं नहीं। 2021 गॉडजिला बनाम कोंग, हाँ नहीं नहीं नहीं। 2024 गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर, हाँ कहानी, नहीं नहीं। टेरी रोसियो और साइमन बैरेट के साथ सह कहानी लिखी। 25 कार्यकारी निर्माता भी। अभिनय, भूमिकाएं। वर्ष शीर्षक, भूमिका।
2007 पॉप खोपड़ी रेमंड, 2010 स्वकामुक, 2011 कला इतिहास बिल, 2013-24 एक्सपोजर बीली, 2014 अंतिम उत्तरजीवी यौगिक सैनिक, 2020 वह कल मर जाती है दून बगी मैन। टेलीविजन वर्ष शीर्षक निदेशक संपादक टिप्पणियाँ 2007 पी ओसवाल्ड के साथ एक शाम नहीं हाँ लाइव कॉमेडी शो, 2016 जाति से निकाला हुआ हाँ नहीं एक एपिसोड, कार्यकारी सलाहकार भी। लघु फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता डीओपी संपादक अभिनेता भूमिका टिप्पणियाँ 2004 छोटा हाँ नहीं हाँ हाँ नहीं, 2005 प्रियतमा हाँ नहीं हाँ नहीं, 2007 1000 साल की नींद हाँ नहीं, 2008 लौरा दहशत हाँ नहीं, विरोधाभास मैरी हाँ नहीं। दोस्तों ये जो मूवी है इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी 29 मार्च 2024 को, साथ ही साथ इसी के साथ 26 अप्रैल 2024 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा जापान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जापान के अंदर भी इसे रिलीज़ किया जा रहा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर और भी कई कंट्रीज़ में संभाला है वन्नस ब्रदर्स पिक्चर्स ने, और जापान के अंदर टोहो ने इसे संभाला है, और इंडिया के अंदर तो वन्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और हर रीजनल लैंग्वेज में इसे प्रोवाइड कराया गया है। इसका आप टीजर ट्रेलर भी देख पाओगे। टीजर ट्रेलर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में एक तरह से अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर जाकर एक तरह से चेक कर पाओगे, और मूवी भी हमें नज़दीकी सिनेमाघरों में हर एक रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली है। भारी भरकम ये मूवी रहने वाली है और एक तरह से सुपरहिट तो ये एक तरह से रहने ही वाली है, क्योंकि हम सभी को पता है जितने भी अब तक पार्ट आया है, गोडजिला हो चाहे कोंग, दोनों ही सुपरहिट रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई दी है। कास्टिंग कैरेक्टरों के बारे में आगे जानकारी मैं आपको देता हूँ। टेरी रॉसियो, जन्म 2 जुलाई 1960, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अलादीन, श्रेक और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन श्रृंखला की सभी 5 फिल्मों का सह लेखन किया। उन्हें श्रेक के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और फीचर प्रोडक्शन में लेखन के लिए एनी पुरस्कार जीता। साथ ही श्रेक के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। वह अक्सर साथी पटकथा लेखक टेड एलियट के साथ सहयोग करते हैं। जीवन और करियर। रॉसियो का जन्म कलामजू, मिशिगन में हुआ था। उद्धरण वांछित कैलिफोर्निया के सांता एना में सैडलबैक हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, फुलरटन में अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म पर जोर देने के साथ संचार में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वो वर्डप्ले के संस्थापक हैं, जिसे wordplayer.com के नाम से भी जाना जाता है, जो इंटरनेट पर प्रमुख पटकथा लेखन साइटों में से एक है। अपने लेखन साथी टेड एलियट के साथ रॉसियो ने पिछले 30 वर्षों की कुछ सबसे सफल अमेरिकी फिल्में लिखी हैं, जिनमें अलादीन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, द कज ऑफ द ब्लैक पर्ल और श्रेक शामिल हैं। एक घरेलू बॉक्स ऑफिस से लगभग 5 अरब डॉलर की कमाई के साथ वह अब तक के 11वें सबसे सफल पटकथा लेखक हैं। 2 मई 1993 में रॉसियो और एलियट को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा गोडजिला के लिए पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें गोडजिला को न्यूयॉर्क में आकार बदलने वाले एलियन से लड़ते हुए दिखाया गया था। उनकी स्क्रिप्ट को रोलैंड एमेरिच ने डीन डेवलिन के साथ मिलकर लिखी गई अपनी नई स्क्रिप्ट के पक्ष में हटा दिया था। हालांकि रॉसियो और एलियट ने स्टोरी बाय क्रेडिट बरकरार रखा। 2015 में डोडी गोल्ड मैनेजमेंट ने रॉसियो के खिलाफ कमीशन गैर भुगतान मुकदमा दायर किया और $25,000 से अधिक के नुकसान के साथ साथ एक अदालत की घोषणा के लिए जूरी ट्रायल की मांग की कि वे 10% कमीशन के हकदार हैं और रिकॉर्ड और लेखांकन पर पूरी नज़र डालें। रॉसियो और उनके चैमेलियन प्रोडक्शंस। 4 मार्च 2017 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि रॉसियो गोडजिला बनाम कांग की कहानी विकसित करने में मदद करने के लिए उनके राइटर्स रूम का नेतृत्व करेंगे। 5 उन्हें फिल्म के लिए स्टोरी बाय क्रेडिट मिला। 6 जून 2019 में
रॉसियो को द अमेजिंग मॉरिस के लिए पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था। 7. 2021 में रॉसियो और बिल मार्सिली ने अपनी विशिष्ट स्क्रिप्ट टाइम जोन को अमेजन स्टूडियो को बेच दिया। ये फिल्म अमेजन स्टूडियो और डेविस एंटरटेनमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम होगी। 8. फरवरी 2023 में एशली बेल और डॉक्टर बर्निस ए. किंग, मार्टिन लूथर किंग की बेटी, ने रीड लाइफ एंटरटेनमेंट के लॉन्च के साथ साथ टेरी रॉसियो और केविन अर्बुएट द्वारा लिखित कैश मनी का कार्यकारी निर्माण करने के अपने इरादे की घोषणा की, जो टेलीविजन और फिल्म बनाने की योजना बना रही है। मजबूत सामाजिक संदेश पर केंद्रित परियोजनाएं। अर्बुएट कैश मनी का निर्देशन करने जा रहे हैं। 9. विवाद। 23 नवंबर 2018 को रॉसियो ने वैक्सीन से क्षतिग्रस्त बच्चों के माता-पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, हालांकि उन्होंने एंटी वैक्स शब्द की तुलना निगर के बराबर एक गाली से की। तत्काल आक्रोश के बाद उन्होंने अगले दिन अपशब्द का उपयोग करने और यह घोषणा करने के लिए माफी मांगी कि दोनों विशेषण एक जैसे थे। 10. फिल्मोग्राफी। वर्ष पतली परत श्रेय टिप्पणियां संदर्भ 1989 शैतान बालक द्वारा लिखित टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। 1992 अलादीन पटकथा की है टेड एलियट और रॉन क्लेमेंट्स और जॉन मस्कर के साथ सह पटकथा लिखी। 1994 कठपुतली मास्टर्स पटकथा की है टेड एलियट और डेविड एस गोअर के साथ सह पटकथा लिखी। 1998 जोरो का मुखौटा पटकथा कहानी द्वारा जॉन एस्को और टेड एलियट के साथ सह पटकथा लिखी, टेड एलियट और रॉन्डेल जॉनसन के साथ सह कहानी लिखी। गॉडजिला कहानी आरंभिक अप्रकाशित पटकथा, टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। 3. छोटे सैनिक द्वारा लिखित टेड एलियट और गेविन स्कॉट और एडम रिफिकिन के साथ सह लेखन किया। 2000 एल डोरेडो की सड़क द्वारा लिखित टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। 2001 श्रेक सह निर्माता द्वारा लिखित टेड एलियट और जो स्टिलमैन और रोजर एसएच शुलमैन के साथ सह लेखन किया। 2002 खजाने वाला ग्रह कहानी टेड एलियट और रॉन क्लेमेंट्स और जॉन मस्कर के साथ सह लिखित कहानी। 2003 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कज ऑफ द ब्लैक पर्ल पटकथा कहानी द्वारा टेड एलियट के साथ सह पटकथा लिखी। टेड एलियट और स्टुअर्ट बीटी और जे वोल्पट के साथ सह कहानी लिखी। 2005 द लेजेंड ऑफ जोरो कहानी टेड एलियट और रॉबर्टो ओरी और एलेक्स कट्समैन के साथ सह लिखित कहानी। 2006 समुद्री लुटेरे मुर्दे का खजाना द्वारा लिखित टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। डेजा वू कार्यकारी निर्माता द्वारा लिखित बिल मार्सिली के साथ सह लिखित। 2007 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड द्वारा लिखित टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। राष्ट्रीय खजाना रहस्यों की पुस्तक कहानी टेड एलियट और ग्रेगरी पोयरियर और कॉर्मैक विबले और मैरियन विबले के साथ सह लिखित कहानी। 2009 जी फोर्स सहयोगी निर्माता बिना श्रेय पुनः लिखना। 2011 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंज टाइड्स पटकथा कार्यकारी निर्माता द्वारा टेड एलियट के साथ सह पटकथा लिखी। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन टेल्स ऑफ द कोड वेडलॉप्ट द्वारा लिखित लघु फिल्म टेड एलियट के साथ सह लेखन किया। 2013 लव स्ट्रक द म्यूजिकल कार्यकारी निर्माता द्वारा लिखित टीवी फिल्म जैलिन बेली के साथ सह लेखन किया। लोन रेंजर पटकथा कार्यकारी निर्माता द्वारा टेड एलियट और जस्टिन हेथ के साथ सह पटकथा लिखी। 2017 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मेन टेल नो टेल्स कहानी कार्यकारी निर्माता द्वारा आरंभिक अप्रकाशित पटकथा जेफ नाथनसन के साथ सह लिखित कहानी। 2019 अलादीन पर आधारित टेड एलियट और रॉन क्लेमेंट्स और जॉन मस्कर को श्रेय दिया गया। 2021 गॉडजिला बनाम कोंग कहानी लेखक कक्ष का प्रमुख माइकल डफर्टी और जैक शील्ड्स के साथ सह लिखित कहानी 11/5। 2022 अद्भुत मॉरिस पटकथा की है 7। 2024 गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर पटकथा
कहानी द्वारा जेरेमी स्लेटर और साइमन बैरेट के साथ सह लिखित कहानी 12 टीबीए समय क्षेत्र पटकथा की है बिल मार्सिली के साथ सह लिखित 8 अन्य श्रेय वर्ष पतली परत भूमिका 1997 मेन इन ब्लैक अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री बिना श्रेय 1998 एंट्स सलाहकार 2003 सिंबाद 7 समुद्रों की किंवदंती 2004 श्रेक 2 रचनात्मक सलाहकार किंग आर्थर अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री बिना श्रेय राष्ट्रीय खजाना अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री बिना श्रेय 2008 स्पीडविक क्रॉनिकल्स अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री बिना श्रेय 2015 जैक और नेवरलैंड पायरेट्स एपिसोड #89 कैप्टन फ्रॉस्ट ने टेड एलियट के साथ स्टोरीबोर्ड का सह लेखन किया 2016 स्टार ट्रैक परे अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री बिना श्रेय 2021 भेद का लेखन सलाहकार साइमन बैरेट जन्म 1978 एक अमेरिकी अभिनेता निर्माता और पटकथा लेखक हैं जिन्हें एडम विंगर्ड के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है जिसमें ए हॉरिबल वे टू डाई 2 यू आर नेक्स्ट और शामिल हैं। अतिथि वह मम्बलकोर आंदोलन से जुड़े हैं और उन्होंने निर्देशक जो स्वानबर्ग के साथ कई बार काम किया है। व्यक्तिगत जीवन बैरेट का जन्म कोलंबिया मिसौरी में 1978 में हुआ था। 2 करियर बैरेट ने अपनी फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। वह इसका श्रेय अपनी शुरुआती फिल्मों के कम बजट को देते हैं जिसमें उन्हें और उनके अक्सर सहयोगी रहे एडम विंगर्ड को अभिनय करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे किसी और को काम पर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। 3 बैरेट अपनी पटकथा लेखन को सूचित करने के साथ साथ अपने अभिनय को भी श्रेय देते हैं। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2014 में कहा था कि वह निर्देशन करने के बजाय लेखन में बहुत व्यस्त हैं। बैरेट भविष्य में और अधिक परियोजनाओं का निर्देशन करने से इनकार न करते हैं। 4 उनके शुरुआती कार्यों में 2004 की टीवी फिल्म फ्रैंकेनफिश लिखना 5 और डेड बड्स 2004 और रेड सैंड्स 2009 पीरियड हॉरर फिल्मों पर लेखक के रूप में निर्देशक एलेक्स टर्नर के साथ सहयोग करना शामिल था। 6 उन्होंने पहली बार विंगर्ड के साथ ए हॉरिबल वे टू डाई 2010 में सहयोग किया और यू आर नेक्स्ट के साथ काम जारी रखा जिसमें उन्होंने लिखा निर्माण किया और अभिनय किया। 7 उन्होंने सह निर्देशकों विंगर्ड और जो स्वानबर्ग के साथ ऑटोएरोटिक 2011 का सह लेखन किया। तीनों ने उसी वर्ष व्हाट फन वी वेयर ह विंग पर फिर से सहयोग किया। 8 2012 में उन्होंने विंगर्ड के लिए द एबीसी ऑफ डेथ में एक खंड लिखा 3 और एक लेखक निर्माता और अभिनेता के रूप में शामिल हो गए। 9 वह एक खंड लिखने और निर्देशित करने के लिए 2013 की अगली कड़ी में लौट आए। 10 एरिक इंग्लैंड ने बैरेट से मिलने और उनके करिश्मा के बावजूद भीड़ में घुलने मिलने की उनकी क्षमता से प्रभावित होने के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड 2013 में कास्ट किया। 11 स्वानबर्ग ने बैरेट और विंगार्ड को उनके कामकाजी संबंधों और अलग अलग व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर 24 एक्सपोजर 2013 में कास्ट किया। 12 इसके अलावा 2013 में बैरेट ने लैरी फेसेंडन की टेल्स फ्रॉम बियॉन्ड द पेल के लिए एक रेडियो नाटक लिखा और निर्देशित किया। 13 द गेस्ट 2014 विंगर्ड और बैरेट के बीच एक और सहयोग था। उन्होंने कहा कि थ्रिलर ने उनके लिए अतिरिक्त दरवाजे खोल दिए क्योंकि पहले उन्हें डरावनी फिल्म निर्माताओं के रूप में चित्रित किया गया था। 7 उन्होंने 2016 का हॉरर सीक्वल ब्लेयर विच लिखा। 14 2017 में लोरेन विलिस जीवनी नाटक द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस 2017 में चार्ल्स डिकेंस और यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट द स्टोरी ऑफ फायर सागा 2020 में रूसी यूरोविजन गायक अलेक्जेंडर लेमतोव। 2017 से 2019 तक उन्होंने एफएक्स श्रृंखला लीजन में डेविड हॉलर के रूप में अभिनय किया। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स हॉरर थ्रिलर एपोस्टल में अभिनय किया और 2023 से
उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला सोलर अपोजिट्स में कोरवो अपोजिट्स के रूप में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। स्टीवंस को जन्म के समय उनके माता-पिता ने गोद लिया था, जो दोनों शिक्षक थे और वेल्स और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में पले बढ़े थे। 2-3 उनका एक छोटा भाई, जेसन एंड्रू स्टीवंस, जन्म 1984, है, जिसे विभिन्न जैविक माता-पिता से गोद लिया गया था। 3 स्टीवंस ने कैंट के एक निजी स्कूल, टोनब्रिज स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त की। वहां अपने शिक्षक, उपन्यासकार जॉनथन स्मिथ के साथ मैकबेथ में शीर्षक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बाद उनकी नाटक में रुचि हो गई। 4-5 साल की उम्र से उन्होंने अपना ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण और लंदन में नेशनल यूथ थिएटर के साथ प्रदर्शन किया। स्टीवंस ने कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 3-6 कैम्ब्रिज में रहते हुए वह स्टीफन गोलासजिव्स्की, टिमकी और मार्क वॉटसन के साथ फुटलाइट्स के सदस्य थे, साथ और मार्लो सोसाइटी में भी सक्रिय थे। उन्हें पहली बार निर्देशक पीटर हॉल ने मैकबेथ के मार्लो सोसाइटी प्रोडक्शन में देखा था, जिसमें उन्होंने हॉल की बेटी रेबेका हॉल के साथ शीर्षक किरदार निभाया था। 8-9-10 करियर। 2004 में स्टीवंस ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की जब पीटर हॉल ने उन्हें शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के अपने टूरिंग प्रोडक्शन में ऑरलैंडो के रूप में कास्ट किया। ये दौरा किंगस्टन अपॉन टेम्स में रोज थिएटर, न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन संगीत अकादमी, सैन फ्रांसिस्को में कुरिन थिएटर और लॉस एंजल्स में अहमानसन थिएटर में प्रोडक्शन को ले गया। उनके पहले प्रदर्शन से उन्हें ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख आलोचकों से शानदार समीक्षा मिली, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 और साथ ही 2004 इयान चार्ल्स ना अवार्ड्स में सराहना भी मिली। 2006 में स्टीवंस ने एलन हॉलिंगहर्स्ट के मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास द लाइन ऑफ ब्यूटी के बीबीसी रूपांतरण में निक गेस्ट के रूप में अभिनय किया। 16 उस वर्ष बाद में उन्होंने लंदन के हैमाकेट थिएटर में नोएल कावर्ड द्वारा लिखित हे फीवर में पीटर बाउल्स और डेम जूडी डेंच के साथ साइमन ब्लिस की भूमिका निभाई। निर्देशक पीटर हॉल थे। उन्होंने बीबीसी के लिए ड्रैकुला के रूपांतरण में लॉर्ड होल्मवुड के रूप में और बीबीसी एमी पुरस्कार विजेता फिल्म मैक्सवेल में बेसिल ब्रुक्स के रूप में भी अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें स्क्रीन इंटरनेशनल के 2006 स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक नामित किया गया था। 2008 में स्टीवंस जेन ऑस्टन के उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी के बीबीसी रूपांतरण में एडवर्ड फेरर्स की भूमिका निभाते हुए और नोएल कावर्ड के द वॉटेक्स के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में दिखाई दिए। जनवरी 2009 में वह नए साल के दिन ब्रिटेन में ITV1 पर अगाथा क्रिस्टी के मार्पल नेमेसिस में दिखाई दिए। 18 वह द टर्न ऑफ द स्क्रू के एक रूपांतरण में भी दिखाई दिए, जिसमें डाउंटन एबे की भावी सह कलाकार मिशेल डॉकरी शामिल थीं। 19 जून 2009 में वह ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में टॉम स्टॉपर्ट के आर्केडिया के प्रशंसित पू नरुधार में सेप्टिमस हॉज की भूमिका निभाते हुए वेस्ट एंड में लौट आए। 2010 में स्टीवंस को सबसे बड़ा ब्रेक मिला 21 जब उन्हें ITV श्रृंखला डाउंटन एबे में मैथ्यू क्रॉली के रूप में चुना गया, जिसे ऑस्कर विजेता 22 पटकथा लेखक जूलियन फेलोज ने बनाया और लिखा था। 23 ये श्रृंखला एक वैश्विक सनसनी बन गई। 24 और अपनी शुरुआत के बाद से इसे कई एमी, बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। मिशेल डॉकरी द्वारा अभिनीत मैथ्यू क्रॉली और उनकी दूर की चचेरी बहन लेडी मैरी क्रॉली की केंद्रीय प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय थी। अपने करियर के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, स्टीवंस ने 2012 में तीसरे सीजन और क्रिसमस स्पेशल को खत्म करने के बाद श्रृंखला छोड़ने का फैसला किया। 25-26 उनके बाहर निकलने से प्रशंसकों में भारी हंगामा हुआ, जिन्होंने विशेष रूप से ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया का सहारा लिया। पात्र की मृत्यु पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए साइटें 27 फेलोज ने बाद में बताया कि स्टीवंस ने कम कठोर प्रस्थान के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी थी। 28
नवंबर 2011 में स्टीवंस ने हैव आई गॉट न्यूज फॉर यू के एक एपिसोड की अतिथि मेजबानी की। मार्च 2012 में उन्होंने नवीनतम फिल्म वैम्प्स की शूटिंग पूरी की। एमी हेकरलिंग और समर इन फरवरी से एक कलाकार कॉलोनी में स्थापित एक एडवर्डियन रोमांस फिल्म। 29 इसके अलावा 2012 में स्टीवंस अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर चले गए। 30 जब उन्होंने उस वर्ष द हैरिस में जेसिका चेस्टन और डेविड स्ट्रैथरन के साथ अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 31 2014 में स्टीवंस ने स्वतंत्र फिल्म द गेस्ट में अभिनय किया, जिसमें हाल ही में सेवामुक्त हुए सेना के एक अनुभवी व्यक्ति के चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जो अपनी असली पहचान की रक्षा के लिए हत्या की होड़ में चला जाता है। 3-2-3-3-3-4 अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। इसके अलावा 2014 में वह जादुई यथार्थवाद कॉमेडी ड्रामा फिल्म द कॉबलर और डार्क एक्शन फिल्म ए वॉक अमंग द टॉम्बस्टोन्स में दिखाई दिए। उन्होंने 2014 की कॉमेडी फिल्म अ नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टूम में सर लैंसलॉट की भूमिका निभाई। 3-5-3-6-3-7-3-8 फरवरी 2016 में स्टीवंस को नू हॉले द्वारा निर्मित एक एक्स-मेन संबंधित नाटक एफएक्स श्रृंखला लीजन में डेविड चार्ल्स हॉलर की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 39 पहला सीजन फरवरी 2017 में प्रसारित होना शुरू हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। दूसरा सीजन अगले साल प्रसारित हुआ और जून 2018 में तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 40-41 2017 में स्टीवंस ने बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित डिज्नी के लाइव एक्शन रूपांतरण ब्यूटी एंड द बीस्ट में बैले के रूप में एम्मा वॉटसन के साथ बीस्ट के रूप में अपनी आवाज दी। 42 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा के साथ मार्च 2017 में रिलीज किया गया था और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में $2 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लाइव एक्शन म्यूजिकल फिल्म बन गई। 2017 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 17वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 4-3-4-4-4-5 उसी वर्ष वह चैडविक बोसमैन, जोश गार्ड और केट हडसन के साथ मार्शल में दिखाई दिए। 46 और भरत नल्लूरी द्वारा निर्देशित द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस और क्रिस्टोफर प्लमर के साथ सह कलाकार थे। जॉनथन प्राइस 47 स्टीवंस 2019 वंडरकॉन में लीजन का प्रचार कर रहे हैं। 2018 में स्टीवंस ने गैरेथ ह्यू इवांस द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स थ्रिलर फिल्म एपोस्टल में अभिनय किया। 4849-2019 में स्टीवंस ने सितंबर 2019 में रिलीज नाटक लूसी इन द स्काई में सह अभिनय किया। इसमें नताली पोर्टमैन और जॉन हैम सह कलाकार हैं और लीजन निर्माता नू हॉले द्वारा निर्देशित है। थॉमस टुल, जन्म 9 जून 1970, एक अमेरिकी अरबपति, 2 व्यवसाय, उद्यमी और फिल्म निर्माता हैं। वह लेजेंडरी एंटरटेनमेंट के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं। 3 टुलको LLC के संस्थापक हैं, जो एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो निवेश को निर्देशित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। 4-5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टुल एंडवेल न्यूयॉर्क में पले बढ़े एक डेंटल हाइजीनिस्ट एकल मां के बेटे थे। 6-7-8 एक युवा के रूप में टुल एक एथलीट था जो बेसबॉल और फुटबॉल खेलता था। 7 टुल ने 1992 में हैमिल्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। करियर। प्रारंभिक करियर। कॉलेज के बाद टुल ने वकील बनने की योजना छोड़ दी और इसके बजाय लॉन्ड्रोमैट की एक श्रृंखला शुरू करके व्यवसाय में चले गए। उनके नवाचारों में दिन के अलग अलग समय पर मांग के अनुसार अलग अलग कीमतें थीं। टुल इसके बाद कई कर और लेखा कार्यालयों के वित्तपोषण, खरीद और बिक्री के क्षेत्र में चले गए। 7 बाद में वो अमेरिका की कर सेवाओं के संचालन के प्रमुख बने। 9 उनका व्यवसाय जैक्सन हेविट टैक्स सर्विसेज की फ्रेंचाइजी से इकाइयां खरीदना और संचालन को समेकित करना था।
जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी स्थान स्थापित किए थे वे अक्सर वेतनभोगी प्रबंधक बनना पसंद करते थे। 2001 में टूल ने अटलांटा स्थित निवेश समूह कॉन्वेक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी फंड्स छोड़ दिया। 10-11 उनकी फर्म ने मनोरंजन में निवेश किया, जहां टूल ने मनोरंजन व्यवसाय सीखना शुरू किया। 2003 में एक फिल्म कार्यकारी के साथ निजी इक्विटी की क्षमता पर चर्चा करने के बाद टूल ने कॉन्वेक्स को छोड़ दिया और लेजेंडरी पिक्चर्स बैनर के तहत फिल्मों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए इक्विटी में $600 मिलियन जुटाए। 6. पौराणिक मनोरंजन। टूल ने 2005 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट की स्थापना की और सीईओ और चेयरमैन बने। 12 कंपनी ने संयुक्त रूप से फिल्मों के वित्तपोषण और निर्माण के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ 2005 में साझेदारी की। 7. 2009 में मूल निवेशकों को खरीदकर टूल लेजेंडरी का बहुमत शेयरधारक बन गया। 7. वार्नर डील के बाद 2013 में यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ इसी तरह की डील हुई। उन्होंने फिल्म ब्लैकहैट के निर्माण में भी मदद की। लेजेंडरी फिल्मों के विपणन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करने वाली पहली फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक थी। लेजेंडरी शुरू करने के कुछ ही समय बाद टूल ने कंपनी के भीतर एक नया एनालिटिक्स डिवीजन बनाया, जो अन्य प्रमुख निर्णयों के अलावा मार्केटिंग निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का उपयोग करता है। 131415 जनवरी 2016 में लेजेंडरी को वांडा कल्चरल इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा $3.5 बिलियन में अधिग्रहित किया गया था, जिसमें टूल की 20% हिस्सेदारी बरकरार थी। एक साल बाद जनवरी 2017 में टूल ने कंपनी छोड़ दी। 16-17 टूल खुद को कॉमिक्स का फैनबॉय बताता है और लेजेंडरी द्वारा निर्मित कई फिल्में टूल की निजी पसंदीदा थीं, जिनमें वॉचमैन, 300 और डार्क नाइट शामिल हैं। 8 जब टूल ने अधिकार लेने की व्यवस्था की तो वॉचमैन वर्षों तक विकास नरक में थे। 8300 को अन्य स्टूडियो ने अस्वीकार कर दिया था। 7 टूल खुद को एक गेमर भी बताते हैं और उन्होंने फिल्म से वीडियो गेम रूपांतरण पर काम करने के लिए अल्पकालिक ब्रैश एंटरटेनमेंट की सह स्थापना की। 6-18 अन्य प्रमुख फिल्मों में इंसेप्शन, द हैंगओवर और इसके सीक्वल मैन ऑफ स्टील और अन्य शामिल हैं। टूल को 2017 में टूल ने पिट्सबर्ग स्थित निजी तौर पर आयोजित होल्डिंग कंपनी टूलको एलएलसी की स्थापना की। 19 टूलको बड़े उद्योगों में कंपनियों में निवेश करता है और अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और पूर्वानुमानित डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक लागू करने में मदद करता है। 20 टूलको के निवेशों में FIGS, एक स्वास्थ्य देखभाल परिधान कंपनी, 21 और एक बीमा ब्रोकर, एक्रिश्योर शामिल हैं, जिन्होंने जुलाई 2020 में $400 मिलियन में टूलको के AI बीमा व्यवसाय का अधिग्रहण किया। 22-23 अन्य निवेश। टूल ने लुवोस, 24 जिनीज, 25 ओकुलस, 26 और जोक्स सहित कई अन्य AI और डेटा विज्ञान संचालित कंपनियों में भी निवेश किया है। 27 परोपकार और बोर्ड सदस्यता। टूल ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन का समर्थन करने वाली सुपर PAC प्रायोरिटीज USA एक्शन को $1 मिलियन अमेरिकी का दान दिया है। 28 टूल ने सीनेट लीडरशिप फंड, सीनेट रिपब्लिकन के लिए एक सुपर PAC जैसे रिपब्लिकन कारणों का भी समर्थन किया है। 29 उन्होंने टूल फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। 30 जिसने नेशनल लिटिल लीग सहित युवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कई कारणों का समर्थन किया है। $31.4 2 मिलियन मूल्य के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का दान। कोविड-19 महामारी के दौरान 32 बाल चिकित्सा अनुसंधान और कला चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए पिट्सबर्ग फाउंडेशन के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को एक दान। 33 और मस्तिष्क कैंसर अनुसंधान के लिए पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय को एक अनुदान। 34 वह MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डीन की सलाहकार परिषद, 35 कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड, येलोस्टोन फॉरएवर, 36 और बेसबॉल हॉल ऑफ फेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं।
टुल को 1 अप्रैल 2022 से MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इनोवेशन का विजिटिंग स्कॉलर नियुक्त किया गया था। 37 व्यक्तिगत जीवन। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में रहता है। 38 वे पहले थाउजेंड ओक्स, कैलिफोर्निया में रहते थे। जनवरी 2018 में 33 एकड़ से अधिक के थाउजेंड ओक्स कंपाउंड को $85 मिलियन में सूचीबद्ध किया गया था। 39 टुल 4 साल की उम्र से पिट्सबर्ग स्टीलर्स के प्रशंसक रहे हैं और 2009 में टीम के आंशिक मालिक बन गए। 40 वह अमेरिकी रॉक और दक्षिणी सोल बैंड घोस्ट हाउंड्स के संस्थापक और सदस्य हैं, जिसमें वह गिटार बजाते हैं। 41-42 फिल्मोग्राफी। फिल्म कार्यकारी निर्माता सुपरमैन रिटर्न्स 2006, द एंट बुली 2006, बी अ फेस्ट 2006, वी.आर. मार्शल 2006, 300 2006, ट्रिक आर ट्रीट 2007, 10,000 ईसा पूर्व 2008, द डार्क नाइट 2008, चौकीदार 2009, निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें 2009, द हैंगओवर 2009, वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर 2009, निंजा हत्यारा 2009, टाइटन्स का संघर्ष 2010, जोना हेक्स 2010, आरंभ 2010, द टाउन 2010, नियत तिथि 2010, सकर पंच 2011, हैंगओवर भाग 2 2011, टाइटन्स का क्रोध 2012, द डार्क नाइट राइजेस 2012, जैक द जॉइंट स्लेयर 2013, हैंगओवर पार्ट 3 2013, मैन ऑफ स्टील 2013, 300 एक साम्राज्य का उदय 2014, ड्रैकुला अनटोल्ड 2014, इंटरस्टेलर 2014, अखंड 2014, जुरासिक वर्ल्ड 2015, स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटनर 2015, दून 2021। निर्माता ये तेज हो सकता है 2008, कॉमिक कॉन एपिसोड इव एक प्रशंसक की आशा 2011, 42 2013, पैसिफिक रिम 2013, गॉडजिला 2014, जैसा ऊपर वैसा नीचे 2014, सातवां बेटा 2014, ब्लैकहेट 2015, क्रिम्सन पीक 2015, क्रैम्पस 2015, वॉरक्राफ्ट 2016, स्पेक्ट्रल 2016, महान दीवार 2016, कोंग स्कल आइलैंड 2017, पैसिफिक रिम विद्रोह 2018, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019, गॉडजिला बनाम कोंग 2021, गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर 2024। एक अभिनेता के रूप में रेबेका मारिया हॉल, जन्म 3 मई 1982, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने 1992 में अपने पिता सर पीटर हॉल द्वारा निर्देशित द कैमोमाइल लॉन के टेलीविजन रूपांतरण में 10 साल की उम्र में पहली बार ऑन-स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। उनके पेशेवर मंच की शुरुआत उनके पिता की 2002 में निर्मित मिसेज वॉरेन प्रोफेशन से हुई, जिसने उन्हें इयान चार्ल्सन पुरस्कार दिलाया। 2006 में स्टार्टर फॉर 10 में अपनी पहली फिल्म के बाद हॉल को क्रिस्टोफर नोलन की थ्रिलर फिल्म द प्रेस्टीज में सफल भूमिका मिली। 2008 में उन्होंने वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना में विक्की के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। इसके बाद हॉल कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें रॉन हॉवर्ड की ऐतिहासिक ड्रामा फ्रॉस्ट निक्सन 2008, बेन एफ्लेक की क्राइम ड्रामा द टाउन 2010, हॉरर थ्रिलर द अवेकनिंग 2011, सुपरहीरो फ लम आयरन मैन शामिल हैं। 3 2013, साइंस फिक्शन फिल्म ट्रांसेंडेंस 2014, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द गिफ्ट 2015, लाइव एक्शन CGI फैंटेसी एडवेंचर फिल्म द BFG 2016,
और जीवनी नाटक प्रोफेसर मार्स्टन एंड द वंडर वुमेन 2017-2016 में जीवनी नाटक क्रिस्टीन में समाचार रिपोर्टर क्रिस्टीन चुबक के किरदार के लिए हॉल को आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली। एक उन्होंने मॉन्स्टरवर्स फिल्मों गॉडजिला बनाम कांग 2021 और आगामी गॉडजिला एक्स कांग द न्यू एम्पायर 2024 में डॉक्टर इलीन एंड्रूज की भूमिका निभाई। उन्होंने पासिंग 2021 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। हॉल ने ब्रिटिश टेलीविज़न पर भी कई उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दी हैं। उन्होंने 2009 चैनल 4 मिनिसीरीज रेड राइडिंग 1974 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। 2013 में उन्हें BBC 2 के परेड्स एंड में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 के ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हॉल का जन्म 3 मई 1982 को लंदन में हुआ था। वह अमेरिकी ओपेरा गायिका मारिया इविंग और अंग्रेजी मंच निर्देशक और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के संस्थापक सर पीटर हॉल की बेटी थीं। उनकी मां का जन्म डिट्रॉइट में एक अफ्रीकी अमेरिकी मिश्रित नस्ल के पिता और एक डच मां के घर हुआ था। वह क्रांतिकारी युद्ध के अनुभवी बज़ाबील नॉर्मन, एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति की वंशज हैं। 4, 5, 6, 7 फाइंडिंग योर रूट्स पर हॉल को पता चला कि जबकि उनके नाना नॉर्मन इसाक इविंग ने एक मूल अमेरिकी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन किया था और समाचार पत्रों में सियोग्स प्रमुख के रूप में दर्ज किया गया था, वह थे मिश्रित नस्ल के अफ्रीकी अमेरिकी माता-पिता से जन्मे और उनका कोई मूल अमेरिकी वंश नहीं था। उनके अपने पिता हॉल के परदादा जॉन विलियम इविंग गुलामी में पैदा हुए थे और वाशिंगटन DC के अश्वेत समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए थे। Ancestry.com DNA परीक्षण के अनुसार हॉल में 91% यूरोपीय DNA और 9% उप-सहारा अफ्रीकी DNA है। 8. हॉल के माता-पिता तब अलग हो गए जब वह अभी भी छोटी थी, अंततः 1990 में तलाक हो गया। 4. हॉल के 5 सौतेले भाई-बहन हैं, मंच निर्देशक एडवर्ड हॉल, निर्माता क्रिस्टोफर हॉल, अभिनेत्री जेनिफर कैरन हॉल और एम्मा हॉल और सेट डिजाइनर लूसी हॉल। 4-9 हॉल ने रॉयडियन स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह हेड गर्ल बनी। 2002 में अपने अंतिम वर्ष से ठीक पहले पढ़ाई छोड़ने से पहले उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 1011 कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान वो छात्र थिएटर जगत में सक्रिय थीं और उन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी भी स्थापित की। 12 वह मार्लो सोसाइटी की सदस्य थीं और उन्होंने इमैनुअल कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के छात्र अपने गृह साथी डैन स्टीवंस के साथ कई प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 13-14 करियर। फिल्म और टेलीविजन। 2011 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉल की पहली पेशेवर भूमिका 1992 में आई, जब वह 9 साल की उम्र में अपने पिता के मैरी वेस्ले के द कैमोमाइल लॉन के टेलीविजन रूपांतरण में युवा सोफी के रूप में दिखाई दी। 15 उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत 2006 में डेविड निकोल्स के स्टार्टर फॉर 10 के फिल्म रूपांतरण में रेबेका एप्स्टीन के रूप में हुई। उन्हें क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द प्रेस्टीज 2006 में सारा बोर्डन की भूमिका से सफलता मिली। इसके बाद वह 2007 में स्टीफन पोलियाकोव के जो पैलेस में दिखाई दी, 16 और साथ ही वाइड सरगासो सी और रबहॉट सहित कई अन्य टेलीविजन फिल्मों में भी दिखाई दी। हॉल की हॉलीवुड प्रसिद्धि तब बढ़ी जब उन्होंने वुडी एलन की फिल्म विक्की क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008 में शीर्षक पात्रों में से एक विक्की के रूप में अभिनय किया। 17 उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। 17 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2008 में वह रॉन हॉवर्ड के ऐतिहासिक नाटक फ्रॉस्ट निक्सन में माइकल शीन के डेविड फ्रॉस्ट की प्रेमिका के रूप में दिखाई दी। अगले वर्ष उन्हें ऑस्कर वाइल्ड के 1890 के उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे पर आधारित ब्रिटिश फैंटेसी हॉरर फिल्म डोरियन ग्रे में लिया गया।
इंडी फिल्म प्लीज गिव में एक छोटी भूमिका के बाद हॉल ने बेन एफ्लेक के अपराध नाटक द टाउन 2010 में एफ्लेक और जॉन हैम के साथ अभिनय किया। 17 जून 2010 में उन्होंने 2009 चैनल 4 प्रोडक्शन रेड राइडिंग इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड 1974 में पाओला गार्लैंड के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। 18 अगले वर्ष उन्होंने सितंबर 2011 में रिलीज हुई ब्रिटिश भूत फिल्म द अवेकनिंग में मुख्य महिला भूमिका निभाई। 19-20 2012 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा फिल्म ले द फेवरेट में बैथ रैमर की भूमिका निभाई, जो रैमर के इसी शीर्षक के संस्मरण पर आधारित थी। एक समीक्षा में टिप्पणी की गई कि वह रैमर की भूमिका प्रकृति की एक प्यारी शक्ति के रूप में निभाती है, जो चरित्र की ताकत के माध्यम से किसी तरह एक खतरनाक दुनिया में जीवित रहने का प्रबंधन करती है। 21 उन्होंने अगली बार प्रोडक्शन के परेड एंड 2012 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ अभिनय किया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार नामांकन मिला। 22 2013 में हॉल ने सुपरहीरो फिल्म आयरन मैन 3 में माया हैंसन के रूप में जेसिका चैस्टन की जगह ली। उसी वर्ष वह राजनीतिक थ्रिलर क्लोज्ड सर्किट 2013 में दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने वैली फिस्टर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ट्रांसेंडेंस 2014 में जॉनी डेप के साथ अभिनय किया। 23 2015 में हॉल ने रोमांटिक कॉमेडी टम्बलडाउन और जोएल एडगर्टन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म द गिफ्ट में अभिनय किया। 24-25 2016 के जीवनी नाटक क्रिस्टीन में हॉल ने वास्तविक जीवन समाचार रिपोर्टर क्रिस्टीन चुबक की भूमिका निभाई। वैरायटी ने उन्हें अब तक की पेशकश की गई सबसे अच्छी भूमिका में असुविधाजनक रूप से इलेक्ट्रिक कहा। 26 2017 में उन्होंने प्रोफेसर मार्स्टन एंड द वंडर वुमेन में एलिजाबेथ होलोवे मार्स्टन की भूमिका निभाई, जो एक वास्तविक जीवन की मनोवैज्ञानिक थी जिसने वंडर वुमन को प्रेरित किया था। उसी वर्ष हॉल ए रेनी डे इन न्यूयॉर्क के कलाकारों में शामिल हो गया और उसे वुडी एलन के साथ फिर से जोड़ा गया। 27 जनवरी 2018 में हॉल ने वुडी एलन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप से संबंधित साहित्य को दोबारा पढ़ने के बाद अपना वेतन टाइम अप को दान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं न केवल देखती हूँ कि यह मामला कितना जटिल है, बल्कि यह मेरे कार्यों ने एक और महिला को परेशान कर दिया है। मुझे लगता है कि चुप करा दिया गया है और खारिज कर दिया गया है। मुझे इस फैसले पर अफसोस है और मैं आज ऐसा निर्णय नहीं लूंगा। 28 हॉल ने मिराई 2018 में किरदार मदर के लिए अंग्रेजी डब प्रदान किया। 2020 के दशक की शुरुआत में हॉल ने अच्छी तरह से समीक्षा की गई हॉरर थ्रिलर द नाइट हाउस में अभिनय किया और सह कार्यकारी का निर्माण किया, जो 2021 में रिलीज हुई थी। उसी वर्ष वह राक्षस फिल्म गोडजिला बनाम कांग में दिखाई दी और अपने निर्देशन की शुरुआत की। नाटक पासिंग, जिसे उन्होंने लिखा और सह निर्मित भी किया। पासिंग का प्रीमियर 2021 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 29303132 इससे पहले कि इसके वितरण अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा लगभग $16 मिलियन में हासिल कर लिए गए। 33 स्टेज 2016 कांस फिल्म फेस्टिवल में हॉल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।